सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना। आज हम सुभाष चंद्र बोस जो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उनका जो जीवन किस प्रकार का था, प्रारंभिक जीवन, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं कि भारत के राजनीतिक विचारों में आधुनिक इतिहास में बलिदान और संघर्ष की भाषा बोलने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिताजी जानकीनाथ बोस कटक में वकालत किया करते थे और बाद में वे सरकारी वकील बन गए। सुभाष के 7 भाई और 6 बहनें थी। सुभाष अपनी माता के 7वें पुत्र थे और 1913 में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद सुभाष ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया और 1915 में प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और बीए में दर्शन शास्त्र विषय जो उसको लिया। और कॉलेज के एक अंग्रेज अध्यापक CF ऑटन ने सुभाष को रास्कल, ब्लडी और उनके सहपाठी को ब्लैक मंकी कहा और इस पर सुभाष का क्रोध जो है वो उबल पड़ा और उन्होंने प्रोफेसर का गला दबा दिया। यह घटना एक अंग्रेज प्रोफेसर को भारतीय युवक अपमानित कर दे, यह शासक जाति के लिए चुनौती थी और भारतीय विद्यार्थियों को पहली बार अपने स्वाभिमान का ज्ञान हुआ था। परंतु सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया गया और बड़ी मुश्किल से उन्हें स्कॉटिश चर्च जो है उसके कॉलेज जो उसमें प्रवेश मिल पाया। उन्होंने बीए की परीक्षा की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और वे स्वयं एमए करना चाहते थे, परंतु उनके पिता उन्हें ICS बनाना चाहते थे। अतः पिता की इच्छा के कारण वे 31 अगस्त 1919 को इंग्लैंड के लिए चल पड़े। 8 महीने की छोटी सी अवधि में सुभाष ICS की परीक्षा के साथ साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में ऑनर्स की परीक्षा जो उसको भी पास कर लिया। परंतु सुभाष सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने पिता तथा इंडिया ऑफिस को सूचित कर दिया कि वे ICS परीक्षा पास कर लेने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। और सुभाष पहले और संभवतः आखिरी भारतीय थे जिन्होंने इस ढंग से सरकारी नौकरी को ठोकर मारी थी। राजनीति में फिर बाद में हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से राजनीति जो उसमें आए, क्योंकि ये इनका प्रारंभिक जीवन था जो कि किसी भी हाल में, हालांकि उन्होंने शिक्षा जो वो अंग्रेजी की अध्ययन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंग्रेजी जो उनके अधीन नहीं रहना चाहते और न ही अंग्रेजों की सरकारी नौकरी जो उसको करना चाहते थे। फिर बाद में वो धीरे धीरे राजनीति जो उसकी ओर बढ़े कि 16 जुलाई 1921 को सुभाष भारत वापस लौटे और उस समय सारा देश असहयोग आंदोलन जो उसकी गिरफ्त में आया हुआ था। सुभाष के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास ने सुभाष को इस आंदोलन में रचनात्मक कार्य सौंपा। उन्हें नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य बना दिया गया और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा की घटना घटी और फौरन गांधी जी ने 12 फरवरी को हर किस्म का आंदोलन जो उसको बंद कर दिया और इससे सुभाष जो उसको बहुत ही धक्का लगा। और इस संबंध में सुभाष बोस ने लिखा था कि डिक्टेटर का हुक्म इस वक्त मान लिया गया, लेकिन कांग्रेस शिविर में नियमित विद्रोह फैल गया। जबकि जनता का जोश उबल रहा था, उस वक्त पीछे हटने का हुक्म देना राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा और कुछ भी नहीं था। 1923 में देशबंधु ने सुभाष को कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करवा दिया, परंतु वे इस पद पर 5 महीने ही काम कर पाए और 25 अक्टूबर 1924 को वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने फरमान नंबर 1 जारी किया। इसने बंगाल के अधिकारियों को पूरा अधिकार दिया और वे आम अदालती कार्रवाई किए बिना ही किसी भी देशभक्त को दंड दे सकते थे। और इस एक्ट का विरोध करने में सुभाष चंद्र बोस और उनके गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास सबसे आगे रहे। परिणाम यह निकला कि सुभाष को बंदी बनाकर पहले अलीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से बहरामपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया और 2 महीने बाद सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल भेज दिया गया। और इस संबंध में सुभाष ने खुद ने लिखा है कि मुझे ठीक प्रकार से याद हो जाता है कि यह वही स्थान है जहां तिलक ने 6 वर्ष के लिए तथा लाला लाजपत राय ने 1 वर्ष का समय बिताया था। इसीलिए इस विचार से हमें कुछ सांत्वना दी तथा हम उनका अनुकरण कर रहे हैं और इस विचार ने हमें गर्वानुभूति पैदा की। 1927 में सुभाष चंद्र बोस का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया, उनके फेफड़ों में खराबी आ गई और उनका वजन 40 पाउंड रह गया। बंगाल को बिना किसी शर्त के उन्हें रिहा करना पड़ा, सरकार को बिना किसी शर्त के रिहा करना पड़ा और सुभाष ने जल्द ही स्वास्थ्य लाभ जो वो भी ले लिया और बंगाल कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रधान तथा अखिल भारतीय कांग्रेस ने उन्हें अपने प्रधान सचिव चुन लिया। और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो था वो भारत आया और देश भर में उसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए। कलकत्ता में साइमन कमीशन 1928 में आरंभ हुआ था। उसके खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने मजदूर किसान पार्टी से उसमें पूरी ताकत के साथ शामिल होने का अनुरोध किया। फलतः कलकत्ता का कमीशन विरोधी
प्रदर्शन बड़ा कामयाब रहा और नेहरू रिपोर्ट के प्रकाशन और कांग्रेस द्वारा उनके समर्थन के बाद ही देश के बहुत से शहरों में इंडिपेंडेंस लीग को लीगों की स्थापना की गई, और जो कि इस बात का सूचक था कि देश के नौजवानों का एक हिस्सा डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट न था और वह भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता चाहता था। नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई और उसके नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, और दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू और बोस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया, परंतु गांधी जी और कांग्रेस के दक्षिणापंथी नेताओं ने अपने बहुमत के सहारे उनके प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया और 1929 के आखिर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की गई। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने एक अन्य प्रस्ताव जो वो भी पेश किया कि कांग्रेस का लक्ष्य देश में समांतर सरकार कायम करना होना चाहिए, परंतु इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और इसके बाद सुभाष और वामपंथी सदस्य अधिवेशन से बाहर आ गए और इसके 10 मिनट बाद सुभाष ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी जो उसकी स्थापना लाहौर में की, परंतु उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस सारे भारत में मनाने वाले प्रस्ताव जो उसका जोरदार समर्थन किया था। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के बारे में विचार विमर्श कर रही थी और उसी समय सुभाष चंद्र बोस तथा 11 अन्य लोगों को 1-1 साल की कड़ी सजा दे दी गई और बंगाल ने अपने प्रिय नेता को बंदी गृह में रखते हुए भी मेयर पद से सम्मानित किया और उन्हें भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना, जिस पर वे सन 1932 तक आसीन रहे और सितंबर 1931 को वे जेल से रिहा हुए, परंतु 18 नवंबर 1931 को उन्हें मालदा से बहरामपुर जाते हुए धारा 144 के अंतर्गत बंदी बना लिया गया, जिससे 1 सप्ताह बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया और 4 जनवरी 1932 को सुभाष को फिर से बंदी बना लिया गया और इस बार वे स्टेट प्रिजनर्स के रूप में अपने बड़े भाई शरद बोस के साथ जबलपुर जेल में रखे गए और क्षय रोग के पुराने मरीज होने के कारण उन्हें पहले भुवाली सैनिटोरियम में रखा, लेकिन जब वहां उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ तब 23 फरवरी 1932 को उन्हें विदेश की यात्रा पर जाना पड़ा और उन्होंने अपने विदेश प्रवास में पोलैंड, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इटली आदि देश जो उनका भ्रमण भी किया था। अगली बात थी कांग्रेस की अध्यक्षता और गांधी जी से किस प्रकार से उनका मतभेद हुआ था। कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से चुना गया था और इस समय तक कांग्रेस ने 1935 के अधिनियम की प्रांतीय स्वायत्तता को तो स्वीकार कर लिया था, परंतु संघीय योजना को स्वीकार नहीं किया था। परंतु बहुत से दक्षिणापंथी कांग्रेसी नेता संघीय योजना को स्वीकार करने की वकालत कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस संघीय योजना के विरुद्ध थे और वे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहते थे, इसीलिए उनके साथ गांधीवादियों का विरोध बढ़ गया और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा था कि कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से मैंने ब्रिटेन के साथ किसी भी समझौते के प्रति कांग्रेस पार्टी के विरोध को कठोर बनाने का भरसक प्रयत्न किया। इससे गांधीवादी क्षेत्रों में जो उस वक्त ब्रिटिश सरकार के साथ किसी समझौते की आशा कर रहे थे खींच पैदा हो गई और सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थकों ने भारतीय जनता को तैयार करने की गरज से सारे भारत में अपने विचारों का खुला प्रचार करना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप गांधीवादियों के साथ उनका विरोध बढ़ता गया और उस समय तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव न होता था और अध्यक्ष ही उसे मनोनीत करता था। अब यदि अगले अधिवेशन के लिए सुभाष फिर से अध्यक्ष चुन लिए जाते तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वामपंथी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी और दक्षिणापंथियों को समझौते की तरफ जाने से रोका जा सकता था। इसी धारणा के आधार पर दक्षिणापंथियों ने सुभाष को अगले अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने का संकल्प ले लिया और इसी पृष्ठभूमि में 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए वाम पंथियों के उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथियों के उम्मीदवार डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के बीच में मुकाबला हुआ। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को विजयी बनाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे हार गए और सुभाष को 1575 वोट और पट्टाभी सीतारमैया को 1376 वोट मिले। सुभाष की विजय से कांग्रेस के दक्षिणापंथियों में हलचल मच गई और गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया और कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्ट संगठन का रूप धारण कर लिया और उसके सदस्य फर्जी है और उन्होंने खुली धमकी भी दी यदि कांग्रेस ने दक्षिणापंथियों के अनुकूल नीति का पालन नहीं किया तो वे कांग्रेस से अपना नाता तोड़ सकते हैं। और सुभाष के अध्यक्ष चुनने के बाद दक्षिणापंथियों ने कांग्रेस में उनके लिए संकट पैदा कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 सदस्यों में से 12 सदस्य दक्षिणापंथी थे। उन्होंने सुभाष के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया
और इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन 10 से 12 मार्च 1939 को हुआ और गांधी जी इस समय राजकोट में अनशन कर रहे थे और दक्षिणापंथी इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने एक प्रस्ताव पास करा लिया और कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी जी की इच्छा के अनुसार वर्किंग कमेटी मनोनीत करे। वस्तुतः यह प्रस्ताव सुभाष को एक चेतावनी थी कि वे या तो दक्षिणापंथियों की इच्छा के अनुसार चले अथवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दे। यद्यपि सुभाष ने गांधी जी से मिलकर समस्या को हल करने का प्रयास किया, परंतु समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया और संपूर्ण घटनाक्रम जो उससे नाराज होकर क्षुब्ध होकर सुभाष ने अप्रैल 1939 में AICC के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद जो उससे त्यागपत्र दे दिया और दक्षिणापंथियों ने तत्काल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनकर कांग्रेस का नेतृत्व हथिया लिया। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने गांधी जी जो उनसे नाराजगी होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस जो उससे त्यागपत्र दे दिया था।